हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रिसेंटली जो रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं, ये ना तो मैंने एक्सपेक्ट किया होगा और ना ही आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि इंडियन शिप्स पे अटैक किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। हाँ, आपने सही सुना है। अब जो धीरे धीरे रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं और जो इंसिडेंट मेंशन किए जा रहे हैं मीडिया हाउसेस के द्वारा, ये कंफर्म हो चुका है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन शिप्स को अटैक किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आईआरजीसी के द्वारा। अब ये इंसिडेंट हुआ कैसे है वो मैं पूरा अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप बस ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें मैं अब मेंशन करने वाला हूं। अब जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो, जहां पे यूके की एक बॉडी है जिसका नाम है यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर, उन्होंने दिन में एक स्टेटमेंट दिया कि 2 ईरानियन गनबोट्स जो है, बहुत सारे ऐसे वेसल्स थे, कमर्शियल वेसल्स थे, जिनके ऊपर फायरिंग कर देती है। और खासकर तब जब ईरान खुद ये कह चुका है, कल ये डिक्लेयर कर चुका है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करते हैं। लेकिन कल भी मैं एक वीडियो बनाने वाला था जहां पे मैं ये बोलने वाला था कि हाँ, ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन कर रहे हैं जब तक ये सीजफायर का पीरियड है, और खासकर आने वाले 7 या 10 दिन जो होने वाले हैं, वहां पे जो भी कमर्शियल वेसल्स हैं वो सेफली और फ्रीली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास ऑन कर पाएंगी। बट वहां पे एक कैच था जो शायद काफी लोगों ने मिस कर दिया, और मैं ये बोलने वाला था कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप देखेंगे 1 या 2 दिनों के अंदर ऐसा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा बंद करनी पड़ेगी, और खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखी थी उसकी वजह से, और वही हुआ। हालांकि वो ये इंसिडेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और मैं कहूं कि नहीं नहीं ये ऐसा इंसिडेंट होने वाला था, बिल्कुल नहीं। तो पहली बार ये जो यूके की मैरिटाइम बॉडी है इसके बारे में बात करती है कि काफी सारे ऐसे टैंकर्स थे या फिर ऐसे वेसल्स और कमर्शियल शिप्स थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास ऑन कर रही थी, और 2 ईरानियन गनबोट्स आती हैं और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक यह कंफर्म नहीं हुआ था कि ये जितनी भी कमर्शियल वेसल्स हैं उनमें कोई इंडियन वेसल है या नहीं है, और अगर इंडियन वेसल है तो क्या उनके ऊपर फायरिंग की गई है, उनको टारगेट किया गया है या अटैक किया गया है, उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब जो सोर्सेज हैं, खासकर पहले मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया कि हां, 2 ऐसे इंडियन फ्लैग्ड यानी ऐसे कमर्शियल वेसल जिन पे भारत का झंडा लगा हुआ था, उनको भी ईरानियन गनबोट्स ने अप्रोच किया एंड देन उनके ऊपर भी फायरिंग करी है। ये चीज अब सोर्सेज मेंशन कर रहे हैं। हालांकि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, क्रू पूरी तरीके से सेफ है। और अगर आप अभी मैरिटाइम ट्रैक डेटा देखेंगे तो जितने भी वेसल्स पे अटैक हुआ वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे जा चुके हैं या रिटर्न कर चुके हैं जिस पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट किया था। और मैंने आपको काफी बार ऐसे मैप्स दिखाई हैं जहां पे मैंने बताया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान और ओमान के बीच में, उसके लेफ्ट और राइट साइड में काफी सारे ऐसे वेसल्स हैं जो आज भी स्टक हैं, आज भी वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे देखने को मिलती है। अब पूरी की सिचुएशन अनफोल्ड कैसे हुई, मतलब ऐसा क्या हुआ जिस तरीके से आपको ये अटैक देखने को मिला, कोई वार्निंग दी या नहीं दी, और एकदम से क्यों ऐसा, मतलब हमें क्यों देखने को मिलता है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप 24 मई को अपीयर हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में, तो ये टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाएं और बेटर परफॉर्म कर पाएं एग्जाम वाले दिन। अब समझते हैं हुआ क्या है। ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है आपका कैश्म आइलैंड और लरक आइलैंड के बीच में। ये डिटेल्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल जो चीजें हुई हैं उससे ये चीजें कनेक्ट होंगी, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से काफी सारे जो कमर्शियल वेसल्स है वो पास ऑन कर रहे थे, और ऑब्वियस सी बात है, अगर कैश्म आइलैंड, ये आपको यहां पे कैश्म आइलैंड दिखेगा, यहां पे लरक आइलैंड दिखेगा, इसके बीच में अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो यानी जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं उनके साथ में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन था। क्योंकि यहां तक अगर आप बात करेंगे तो यहां तो ईरान जिस तरीके से बार बार ये क्लेम करता है और रिपोर्ट्स भी निकल के आई हैं कि यहां पे माइंस बिछा रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल वेसल्स इस वाले रास्ते का बिल्कुल भी प्रयोग या इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। और खासकर इस रास्ते को अवॉइड करने के लिए उनको आईआरजीसी या ईरानियन अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी वो अपनी वेसल जो है यहां से पास ऑन कर पाते हैं, क्योंकि यही एक सेफ शिपिंग कॉरिडोर है, इसीलिए यहीं से आपको मोस्टली कमर्शियल वेसल्स देखने को मिलेंगे। बट बात यह है कि यह घटना बिल्कुल अनफोल्ड कैसे होती है।
अब जो कैप्टन्स थे, जो भी डिफरेंट कैप्टन्स थे उन कमर्शियल वेसल्स के, वहां पे कुछ कैप्टन्स ने यह कहा कि 2 ईरानियन मिलिट्री बोट्स जो है हमारी वेसल्स को अप्रोच करती हैं, ना तो कोई वार्निंग दी गई, ना कोई सिग्नल इशू किया गया, और ओपनली फिर हमारे ऊपर फायर कर दिया जाता है। और ये जो है लगभग जो ओमान का तट है उससे 37 किलोमीटर दूरी पे हुआ, और कैश्म और जो लरक आइलैंड है उसके बीच में हुआ, जो कि सेफ शिपिंग रूट ऑलरेडी डिक्लेयर करा जा चुका है। और अच्छी बात यह है कि शिप डैमेज नहीं हुई है, सारा का सारा क्रू सेफ है, और अथॉरिटीज अब इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस इंसिडेंट को। अब सवाल काफी सारे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आप एक बात के लिए ये सोचिए, आपने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया था कमर्शियल वेसल्स आपके कोऑर्डिनेशन के साथ में, बिकॉज आपके कोऑर्डिनेशन के बिना ये कमर्शियल वेसल्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास ऑन नहीं कर सकती, जिस तरीके से आपने माइंस बिछा रखे हैं। तो सवाल यहीं तो खड़े हो गए कि आपके साथ में कोऑर्डिनेट किया तो आपने अटैक क्यों किया, और अगर आपने अटैक किया तो उससे पहले आपने वार्निंग क्यों नहीं दी, और ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज थी। तो क्या ऐसी नौबत आ चुकी है कि जो आईआरजीसी को हम कह रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, अब वो हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर नहीं लेती जब से यूएस ईरान वॉर शुरू हुई है, क्योंकि आपको वहां पे मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है, जहां पे लोकल अथॉरिटीज ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके के एक्शन लेने हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ईरान ओपनली डिक्लेयर कर चुका है तो ऐसे स्टेप क्यों लिए जाएंगे? क्या आईआरजीसी अब अपने हाथ में ले चुकी है कंट्रोल, या फिर कुछ कुछ डिविजन्स? हालांकि चांसेस कम है, बट ये इंसिडेंट जो है ना इसी तरफ इशारा करता है। अब ये देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, और उसी के लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया हैं, खासकर मोहम्मद फताली, उनको समन भी किया है और ऑफिशियल एक प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है कि हम कंसर्न है इस इंसिडेंट को लेके, ये इंसिडेंट हुआ तो हुआ कैसे, और खासकर जो ये डिटेल्स है ना वो ज्यादा चिंताजनक है कि सिचुएशन है क्या ग्राउंड रियलिटी पे। और अब उसी को ईरान इन्वेस्टिगेट करेगा, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आएंगी, जो भी अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा जरूर। लेकिन अब यूके मैरीटाइम बॉडी ने साफ साफ एक और अपडेट दे दिया। उन्होंने ये कहा एक और कंटेनर शिप था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसको एक अननोन, मतलब हमें नहीं पता कि वो प्रोजेक्टाइल कहां से आया, उस प्रोजेक्टाइल ने टारगेट किया है, और खासकर काफी सारे कंटेनर्स उन शिप वेसल्स पे थे जिनको डैमेज किया गया है। कोई फायर और कोई एनवायरमेंटल डैमेज या इंपैक्ट अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये इंसिडेंट बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में चलो ठीक है अब अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो दूसरा इंसिडेंट हमें काफी घंटों के बाद में देखने को मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ईरान ने क्लोज भी कर दिया, तो ये इंसिडेंट जो है ना मतलब मैच नहीं खा रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है। और इसीलिए आपको अब एमईए ने जो है समन किया है मोहम्मद फताली को। अब तो यही बता पाएंगे कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या हुई है, क्या कंफ्यूजन था, क्या ग्राउंड रियलिटी थी। बट आप समझिए कि ये चीजें हुई क्यों, क्योंकि जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान ने बस अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान जो है वो फुली ओपन है, और अब आप जो है कमर्शियल जो वेसल्स हैं वो फुली फ्रीली आराम से यहां से जा सकते हैं। इवन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरगाची, उन्होंने भी इसके बारे में कमेंट किया और कहा कि जो भी कमर्शियल वेसल्स हैं इस सीजफायर पीरियड तक आराम से जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, बट एक ही शर्त है कि जो भी कोऑर्डिनेटेड रूट है उसी को अपनाया जाए, यानी कि ईरान की जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ ही आप कोऑर्डिनेट करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी है ये स्टेटमेंट आना ही आना था। लेकिन जो ये अटैक्स हो रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्यों मुझे लग रहा था कि दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होगी, क्योंकि काफी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट को मिस कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन है और रेडी है फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज, बट जो नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी या यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स के द्वारा, वो अभी भी एक्टिव रहेगा ईरानियन पोर्ट्स के लिए। अब एक बार आप मुझे बताइए कि आपको अगर ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाना है और उसकी वजह से आपने इजराइल और लेबनान के बीच में सीजफायर करवाया है, जिसमें हिजबुल्लाह तो खुद भी पार्टी नहीं है, लेकिन ठीक है अब जो हिजबुल्लाह भी लेबनान में एक्टिव है, तो इजराइल और हिजबुल्लाह की पार्टी के बीच में आपने सीजफायर करवा दिया, क्योंकि आपको ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना और ये दिखाना है कि आप सीरियस हैं। और जैसा मैंने कहा था कि पाकिस्तान में ही आपको सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स देखने को मिलेंगे और विद इन 10 डेज देखने को मिलेंगे। अब रिपोर्ट्स ये आ रही कि ये मंडे को होगा, लेकिन ये चीज आप कैसे इग्नोर करोगे? मतलब ईरान क्यों इस चीज को मानेगा कि आपने तो पूरा कंप्लीटली ओपन करवा लिया और आप खुद ब्लॉकेड लगा के बैठे हो कि ईरानियन पोर्ट से ना तो कोई एंट्री होगी ना कोई एग्जिट होगी? क्या ईरान इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? और इसी चीज के लिए ईरान ने फिर यह कहा कि अगर यूएस ने ब्लॉकेड लगा के रखा है हमारे लिए, तो हम क्या मुफ्त में बैठे हैं जो सबके लिए खोल दें? हमारे पास में सबसे पावरफुल वेपन ही आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पे हमसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, तो हम इसको बंद करके रखेंगे। और उसी के बाद में ईरान साफ साफ ये कह देता है आज कि हमने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, क्योंकि यूएस का जो ब्लॉकेड है हमारे पोर्ट को लेकर वो अभी भी लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो ऑब्वियस सी
बात है ये चीज होनी ही थी, बट ये अटैक्स बहुत सीरियस हैं, क्योंकि अगर आपसे उसी रूट के थ्रू ट्रेवल किया जा रहा है जो आपने ही बताया है, ईरान ने ही बताया है, ईरान ने बोला है कोऑर्डिनेट कीजिए, तो आप ये बोल सकते थे कि नहीं नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आप दोबारा चले जाइए, तो वो शिप वेसल्स ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा चले जाते। लेकिन अटैक होना ये काफी सारी चीजों के बारे में मेंशन करता है, बहुत सारे लूप होल्स खोल देता है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है। अब धीरे धीरे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी वो देखनी पड़ेगी। अब जो ये 2 इंडियन वेसल्स हैं उसमें से एक जो इंडियन वेसल था वो वेरी लार्ज कंटेनर था, जिसमें लगभग बताया जा रहा है 2 मिलियन क्रूड ऑयल जो है इंडियन तटों तक पहुंचता। और जहां तक टैंकर्स की बात आती है तो इसमें बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, और नाम से ही आप देख पाएंगे ऑयल टैंकर्स है तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैस है, केमिकल है, एलएनजी है, हाइड्रोजन है, जूस टैंकर्स है, इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वेसल्स होते हैं। बट जहां तक आप ऑयल टैंकर्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी साइज के बेसिस पे कि इनकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, इनके नाम अलग अलग बनाए गए हैं अलग अलग रीजन्स की वजह से। जैसे कोस्टल टैंकर्स जो काफी स्मॉलर वेसल्स होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर अफ्रामैक्स जो है वो वेसल्स होते हैं जो मीडियम रेंज जो ट्रेवल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्रूड ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए। और पनामा मैक्स और स्विस मैक्स, वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है जब स्विस कैनल से मान लीजिए आपको गुजरना हो या पनामा कैनल से आपको गुजरना हो। और वही कैटेगरी में आते हैं वेरी लार्ज क्रूड कैरियर और अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, जो कि लार्ज वेसल्स होते हैं, लंबे रास्ते के लिए बने होते हैं, और खासकर ये आपको क्रूड ऑयल बहुत ही भारी मात्रा में, भारी क्वांटिटीज में ये ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और इवन अगर आप लेंथ और विड्थ के हिसाब से बात करेंगे तो ये आपको नैरोएस्ट नैरो, वाइडेस्ट ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां तक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर की बात रही तो ये वाइडेस्ट होते हैं 330 मीटर इंटू 60 मीटर, इनकी आपको लेंथ इंटू ब्रेथ देखने को मिलती है। और डोनाल्ड ट्रंप कल खुशी खुशी में आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और मैं कहता हूं कई बार आपको ना जल्दी खुश नहीं होना होता है क्योंकि अभी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े इंपल्सिव हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा अ ग्रेट एंड ब्रिलियंट डे फॉर द वर्ल्ड, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल चुकी थी, तो फिर ईरानियन एम्बेसी इन जिम्बाब्वे ने, जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो में भी बनाया और आप जाके देख सकते हो, मैंने नेटो के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमेशा थैंक यू करता हूं मैं हर एक अपने व्यूअर्स को, या जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी वजह से ही मैं हूं, और ये मैं बार बार कहता हूं आया हूं, राइट। तो इन्होंने कहा कि आपको इतना जल्दी हैप्पी नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, कुछ प्रेस्टीज होनी चाहिए, और आप जो अब एक नया रूल लेके आ रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, आप एक नया कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम डिसाइड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किस तरीके की सिचुएशन रहेगी। आप अपना फोन बंद करो, रिलैक्स करो, ट्वीट कम करो, और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करना बंद करो, उनको एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दो, अच्छा लाइट खाना खाओ, डिनर करो और आराम से सो जाओ। इस तरीके के स्टेटमेंट वहां देखने को मिलते हैं। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह कहा है कि अगर ईरान डील वेडनेसडे तक सील नहीं होती है, वेडनेसडे तक फाइनलाइज नहीं होती है, तो वी विल स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। तो सिचुएशन बहुत केओटिक है, बहुत कंफ्यूजन है, और जब तक दोनों साइड से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, या जो दोनों साइड्स की डिमांड है वो नहीं फुलफिल होंगी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तब तक इस वॉर का एंड बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम पे आपको बहुत केओटिक एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपका क्या कमेंट है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.